हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसआर एजुकेशन में। और आज और बात कर रहे हैं विज्ञान लेवल 2 की गणित के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विज्ञान की अपन बात करेंगे आज साथियों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और सभी साथी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु है ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कौन सा है। तो एक परमाणु अणु कौन सा है साथियों? यह है आपका यहाँ पर ऑर्गन। कौन सा है? ऑर्गन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप जिन साथियों ने आंसर दिया है सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखो सर साथियों, मेरे पास यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा सा ये 4 है, आप समझ जाना। ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है। ये 4 नीचे लगा हुआ है, 3 नीचे लगा हुआ है, 2 नीचे लगा हुआ है, 4, ठीक है। तो समझ जाना MgPO4, Mg2PO4 का होल ट्राइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, MgPO4 का होल ट्वाइस साथियों। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg3PO4, यहाँ पर PO4 का होल ट्वाइस साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने सी आंसर दिया है सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है सूखे पौधे की डंडियों से अन्नकणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हस्तचयन, थ्रेसिंग, ऊर्ध्वपातन, चालन। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा से दिखेगा, यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थ्रेसिंग। क्या कहला देंगे? थ्रेसिंग यहाँ पर हो जाएगी प्रक्रिया, क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग। तो साथियों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो याद रखना कि इस विधि के द्वारा क्या होता है, जो अनाज के जो खाने योग्य भाग को उस भूसे से अलग किया जाता है जिससे वो जुड़ा होता है। चावल की सूखी डंडियों से चावल पृथक्करण थ्रेसिंग विधि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? लिटमस, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड। तो जो प्राकृतिक है वो कौन सा है साथियों? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर देंगे प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? और साथियों प्राकृतिक सूचक है यहाँ पर आपके पास लिटमस। क्या है? लिटमस साथियों। तो जिन साथियों ने ए आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक कौन कौन से हैं? तो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो एक लिटमस होते हैं, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, हाइड्रेजिया पौधे के फूल है, हल्दी है, ये हैं प्राकृतिक। कृत्रिम कौन कौन से सूचक होते हैं? मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन है, ये कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। और गंधीय सूचक भी होती है, प्याज, लौंग, तेल, वेनिला, ये कौन से होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटमस, यहाँ पर आपका प्राकृतिक सूचक है। अगला है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वन, कोयला, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश। तो निम्न में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? और अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा किया जा सके, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, ये वस्तुएं नवीनीकरण संसाधन या अक्षय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, विज्ञान क्लब। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण क्या है? तो विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान क्लब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने डी आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विज्ञान क्लब। अगला है साथियों, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्राइटोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो साथियों यहाँ पर पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। किनको कहा जाता है साथियों? तो यहाँ पर जो ब्राइटोफाइटा है इनको पादप जगत के उभयचर कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइटोफाइटा,
ठीक है। उभयचर का मतलब होता है जल स्थलचर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, और निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक रोग कौन सा है? एड्स, कैंसर, कोरोना और सामान्य। तो असंक्रामक रोग कौन सा है साथियों? तो जल्दी से आप आंसर देंगे। मतलब असंक्रामक रोग होते हैं जो शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं। ये रोग बाहरी संक्रमण से नहीं होते हैं, इसलिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसलिए इसको असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर देंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? असंक्रामक रोग है, जबकि एड्स भी संक्रामक है और कोरोना भी है। ठीक है। ये सारे के सारे मधुमेह, कैंसर, एड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनीमिल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? पूर्वावस्था फर्स्ट में, पूर्वावस्था में, पूर्वावस्था सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे कि कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनीमिल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है साथियों? तो यहाँ पर पूर्व अवस्था फर्स्ट में होता है साथियों। तो यहाँ पर आप सभी ने आंसर दिया होगा ए। तो यहाँ पर आपका जो ए आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत, ए वो बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ। गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ था 1987 में। 1987, 85, 79 और 84। तो साथियों यहाँ पर गंगा कार्य परियोजना का चरण फर्स्ट आरंभ हुआ साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था साथियों। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 14 जनवरी 1985, याद रखना 14 जनवरी 1985 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है साथियों? एक क्वेश्चन अपन ने कल वाले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन है पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और निसेरिया गोनोरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों, और सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन साथियों ने डी आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती है? जो मानव होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियाँ होती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? एप्रोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन और एक्राइन। तो मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती है साथियों? तो जल्दी से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी साथियों ने आंसर दिया है यहाँ पर, और बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एपोक्राइन। यहाँ पर मानव स्तन में ग्रंथियाँ पाई जाती है एपोक्राइन प्रकार की। ठीक है। तो साथियों आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो साथियों विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? और यहाँ पर आपको कल बात की थी स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये सारे के सारे विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? पेप्काइटिन, जाइगोटिन, डिफोलोटिन और डाइकोकाइनेसिस। तो साथियों कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी साथियों ने राइट आंसर दिया है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाइगोटिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1947 में, 1971, 1958, 1960। तो भारत में चिकित्सा सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
1971 में। कब दी गई थी? 1971 में दी गई थी साथियों। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन है सेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? जो सेली नामक गर्भ निरोधक गोली है उसको विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, अहमदाबाद में, लखनऊ और चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने लखनऊ। कौन था? लखनऊ। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल का उदाहरण। रबी की फसल का उदाहरण, कल अपन ने खरीफ की फसल का उदाहरण किया था, आज बात कर रहे हैं रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ, मूंगफली, मक्का और सोयाबीन। तो साथियों आप सब जानते हैं कि रबी की फसल इसमें कौन सी है? ये सारी तीनों क्या है? खरीफ की फसल है। ये तीनों क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। मूंगफली, मक्का और सोयाबीन ये सब बारिश के मौसम में बोए जाते हैं। सब बारिश के मौसम में बोया जाती है। आप सब जानते हैं बारिश। तो ये होती है खरीफ की फसल। तो और गेहूँ क्या है? रबी की फसल है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रबी की फसल। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? मनोमितीय विधि, प्रश्नावली विधि, कहानी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था साथियों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी साथियों ने आंसर दे दिया होगा। कौन सी विधि? जी स्टैनली हॉल ने साथियों कहानी विधि को लोकप्रिय बनाया था साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी विधि को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए प्रश्नावली विधि साथियों। यहाँ पर आपका, क्योंकि जी स्टैनली हॉल की बात अपन कर रहे हैं तो ये प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने, प्रश्नावली विधि को साथियों। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस जी स्टैनली हॉल ने जो प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय बनाया था, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अध्ययन के विषय से जुड़े सवालों की एक श्रृंखला होती है और इन सवालों को जवाब देने के लिए अन्वेषक को उत्तर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए प्रश्नावली विधि। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है आवधिक पहलू, सर्वतोमुखी विकास, निरंतरता और ये सभी। तो सतत एवं व्यापक CCE। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो साथियों अवधि के पहल में क्या होता है कि मूल्यांकन नियमित और अंतराल पर किया जाता है ताकि छात्रों की प्रगति को लगातार ट्रैक किया जा सके। तो ये होता है अपने आवधिक पहलू। ठीक है, उसके बाद है सर्वतोमुखी विकास। इसमें क्या होता है कि छात्रों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है, तो सर्वोत्तम विकास होता है। और निरंतरता का कि यह प्रक्रिया क्या है? लगातार चलती रहती है जिसमें छात्रों की प्रगति को निरंतर मूल्यांकन किया। तो ये साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए ये सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है साथियों? ये सभी क्या है? विशेषताएं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? महंगी सामग्री, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, प्रेरणा व रोचकता और सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे। और साथियों यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। तो लाभ कौन सा नहीं है? देखो शिक्षण सहायक से प्रेरणा, रोचकता बढ़ती है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है। तो महंगी सामग्री, तो ये यहाँ पर इसका लाभ नहीं है साथियों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाभ महंगी से कोई मतलब नहीं है। आप बच्चों को कितना सिखा रहे हो वो जरूरी है, बच्चे कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो होती है वो इसीलिए काम आती है कि बच्चों के अंदर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? जो पेशीय बल है उसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन। पहला है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना,
किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से पर्स पर रखी मेज को धकेलना। तो कह रहा है कि पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है साथियों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाव बंद पड़ी है और आप कुछ दूरी तक चलकर रुक जाती है किसी व्यक्ति, ठीक है। हाथ दोनों हाथों को क्या कर रहा है, खेना बंद कर रहा है, मतलब कुछ काम कर ही नहीं रहा है, बैठा है बस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा साथियों। तो सरल लोलक का आवर्तकाल यहाँ पर आपको बताना है, और आवर्तकाल होता है कि लिया गया समय, क्योंकि आवर्तकाल टी लिया गया समय अपॉन दोलनों की संख्या। तो लिया गया समय कितना है यहाँ पर अपने पास, लिया गया समय आपके पास है, क्योंकि दोलन 20 है और सेकंड 40 है, तो 40/20 तो कितना 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 सेकंड आ रहा है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो क्योंकि आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो लिया गया कुल समय बटा दोलनों की संख्या, और दोलनों की संख्या कितनी है 20 है, लिया गया समय कितना है 40 सेकंड है, तो 40/20 तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है एक स्टील, ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था, एक स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा क्या होगा। संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, और गर्म नहीं होगा। और साथियों जब आपको पता है कि स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबो देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे दूसरा जो सिरा है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कारण क्या है, चालन प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो दूसरा सिरा किसके कारण गर्म हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चालन प्रक्रिया के द्वारा दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगला है मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है, जो अपने वाहनों में लगे होते हैं, ठीक है, साइड ग्लास जिसको अपन बोलते हैं, उसका बिंब कैसा बनेगा। तो पहला ऑप्शन है सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तु बिंब से छोटा, सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तु बिंब से बड़ा। वस्तु बिंब से बड़ा तो नहीं होता है, वस्तु बिंब से बड़ा साथियों नहीं होता है, ये आप जानते हैं। सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होता है, छोटा तो बिल्कुल होता है साइज में, ठीक है। सीधा आभासी साइज से वस्तु से बड़ा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, वस्तु से बड़ा नहीं होता, अब वस्तु से छोटा होता है। सीधा वास्तविक और साइज आभासी होता है, कहता है सीधा भी होता है आभासी होता है साथियों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारकता के लिए सही कथन है। जो ध्वनि शेर की दहाड़ होती है उस दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारकता के लिए सही कथन कौन सा है। तो साथियों प्रबलता अधिक तारकता अधिक, प्रबलता अधिक तारकत्व कम, प्रबलता कम तारकत्व कम, प्रबलता कम तारकत्व अधिक। साथियों यहाँ पर शेर की दहाड़ होती है, मोटी होती है, तो उसकी प्रबलता अधिक होती है और तारकत्व क्या होता है, कम होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, क्योंकि प्रबलता अधिक है और तारकत्व क्या है, कम है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है। विद्युत बल्ब है, विद्युत फ्यूज है, विद्युत घंटी है और विद्युत इस्त्री है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत घंटी है, जो आपकी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत बल्ब है वे विद्युत धारा का तापीय सिद्धांत, ठीक है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, और विद्युत फ्यूज है वे विद्युत धारा का तापीय प्रसार है, ठीक है, तापीय प्रकार या प्रभाव है, ठीक है। और विद्युत इस्त्री है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है भी, ठीक है साथियों। तो ये थे अपने 27। चला एक और है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही
कथन नहीं है, सही कथन नहीं है साथियों। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, किसके लिए, मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही कथन नहीं है साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है ये शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। अधिक वस्तुनिष्ठ इसका क्षेत्र सीमित है, इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो साथियों यहाँ पर इसका क्षेत्र क्या है, सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर कथन सही नहीं है, सी वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो साथियों ये थे अपने आज के क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन मैंने पूरे लिए हैं। और वीडियो को साथियों अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं। और यदि आपको शिक्षण टीचिंग के शिक्षण वीडियो क्वेश्चन नहीं चाहिए तो अपन साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो आप सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक क्लास को पहुँचाएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का राम राम, धन्यवाद।